आज है 13 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को जोरदार गिरावट देखने को मिली और बाजार लगातार तीसरे दिन दबाव में बंद हुआ। बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव, खासकर वेस्ट एशिया में हालात बिगड़ने की वजह से निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा और पूरे दिन बाजार में भारी बिकवाली का माहौल बना रहा। दिन के अंत में बीएसई सेंसेक्स करीब 1471 अंक टूटकर 74,564 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 में भी 488 अंकों की बड़ी गिरावट आई और ये 23,151 पर बंद हुआ। खास बात ये रही कि निफ्टी पहली बार 7 अप्रैल 2025 के बाद 23,200 के नीचे फिसल गया, जो बाजार में बढ़ते दबाव का साफ संकेत है। गिरावट कितनी व्यापक थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जबकि निफ्टी के 50 में से 47 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। यानी बाजार के लगभग हर हिस्से में बिकवाली का दबाव बना रहा। ब्रॉडर मार्केट की हालत और भी कमजोर रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो करीब 1:6 रहा, जिसका मतलब है कि बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले गिरने वाले शेयरों की संख्या कई गुना ज्यादा थी। सेक्टर की बात करें तो सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा दबाव मेटल और ऑटो सेक्टर के शेयरों में देखने को मिला, जहां लार्सन एंड टूब्रो, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे बड़े शेयरों में तेज गिरावट आई। इस भारी गिरावट का असर कंपनियों की कुल वैल्यू पर भी पड़ा। बीएसई लिमिटेड में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट गया, यानी निवेशकों की बड़ी दौलत एक ही दिन में साफ हो गई। बैंकिंग सेक्टर भी इस दबाव से बच नहीं पाया। निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 1,343 अंक गिरकर 53,758 पर बंद हुआ, जिससे साफ है कि बड़े बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। कुछ कंपनियों के शेयरों में खास हलचल भी देखने को मिली। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर करीब 6% गिर गए, क्योंकि कंपनी ने चेतावनी दी कि गैस की कमी उसकी वित्त वर्ष 26 की ग्रोथ गाइडेंस को प्रभावित कर सकती है। इसी तरह बालाजी एमाइंस के शेयरों में भी 3% से ज्यादा की गिरावट आई। दरअसल ईरान से जुड़े तनाव के कारण अमोनिया की सप्लाई बाधित होने की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर कंपनी के कारोबार पर पड़ सकता है। हालांकि इस कमजोर बाजार में भी कुछ शेयरों ने मजबूती दिखाई। मुथूट फाइनेंस के शेयर करीब 3% तक चढ़े और बाजार की गिरावट के बीच ये स्टॉक हरे निशान में बंद होने में सफल रहा। कमोडिटी मार्केट में भी हलचल देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड की कीमत $101 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई, जिससे एनर्जी सेक्टर को लेकर चिंता बढ़ गई, क्योंकि कच्चे तेल के महंगे होने से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। इसी चिंता का असर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के शेयरों पर भी पड़ा और ये स्टॉक 4% से ज्यादा टूट गया, क्योंकि निवेशकों को डर है कि महंगे कच्चे तेल से कंपनी के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। मुद्रा बाजार में भी कमजोरी देखने को मिली। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 92.46 पर बंद हुआ, जबकि एक दिन पहले ये 92.19 पर था। यानी रुपया भी इस वैश्विक तनाव और बाजार की कमजोरी के दबाव में फिसल गया। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो ये भारतीय बाजार के लिए काफी मुश्किल भरा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इस हफ्ते 5% से ज्यादा टूटे, जो लगभग 4 साल में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट मानी जा रही है। पूरे हफ्ते लगभग सभी सेक्टर दबाव में रहे, लेकिन सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर पर पड़ा। वहीं निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी हफ्ते भर में 7% से ज्यादा की गिरावट आई और इसके लगभग सभी शेयर नीचे बंद हुए। यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक जैसे कई बैंकिंग शेयरों में 2 से 3% तक की गिरावट आई। निफ्टी के 50 शेयरों में से 45 शेयर इस हफ्ते नेगेटिव रिटर्न के साथ बंद हुए और इनमें से 24 शेयरों में 5 से 12% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे साफ है कि गिरावट केवल कुछ स्टॉक्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे बाजार में फैली हुई थी। ब्रॉडर मार्केट में भी मिड कैप शेयरों पर ज्यादा दबाव देखने को मिला। पॉलीकैब इंडिया, आईडीबीआई बैंक, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स और भारत फॉर्ज जैसे कई मिड कैप स्टॉक्स में भी तेज गिरावट आई, क्योंकि बाजार में जोखिम लेने की भूख यानी रिस्क एपेटाइट काफी कम हो गई है। ग्लोबल बाजारों से भी कमजोर संकेत मिले, जिसने भारतीय बाजार के सेंटिमेंट को और खराब कर दिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण एशिया के कई बड़े बाजार जैसे कोएसपीआई, निक्कई, शंघाई कॉम्पोजिट और हैंगसेंग गिरावट में बंद हुए। वहीं अमेरिका में डाउ जोन्स भी 700 अंक से ज्यादा टूट गया, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली भी बाजार के लिए बड़ा दबाव बन गई है। गुरुवार को ही एफआईआईज ने करीब 7,049 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। अगर पूरे मार्च महीने की बात करें तो अब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से 39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल चुके हैं।
निवेशक अब अमेरिकी केंद्रीय बैंक के फैसले का भी इंतजार कर रहे हैं। 17 मार्च को यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक का नतीजा आने वाला है और बाजार को डर है कि अगर ऊर्जा संकट के कारण महंगाई बढ़ती है तो वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। बाजार में डर का स्तर भी बढ़ता नजर आ रहा है। इंडिया विक्स, जिसे बाजार की घबराहट मापने वाला इंडेक्स कहा जाता है, करीब 6% उछलकर 22.66 पर पहुंच गया। जब विक्स तेजी से बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि निवेशकों में अनिश्चितता और डर बढ़ रहा है। तकनीकी नजरिए से भी बाजार फिलहाल कमजोर नजर आ रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक अगर दबाव जारी रहता है तो निफ्टी 23,090 के स्तर तक फिसल सकता है। वहीं बाजार में मजबूत रिकवरी के लिए निफ्टी का 23,670 के ऊपर टिकना जरूरी माना जाता है। बाजार में इतनी तेज गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव रहा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के पहले बयान में साफ संकेत मिला कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बेस बंद करने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाल के हमलों का बदला लिया जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेगा। इसी बीच ईरान की तरफ से कई नए ड्रोन हमलों की खबर भी सामने आई, जिनमें सऊदी अरेबिया समेत कुछ अरब देशों को निशाना बनाया गया। यानी सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि जमीन पर भी कार्रवाई शुरू हो गई, जिससे वैश्विक स्तर पर तनाव और बढ़ गया। इस पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी कड़ी चेतावनी दी गई। उन्होंने ईरान को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अब आगे क्या होता है ये दुनिया जल्द देखेगी। इस बयान ने बाजार में डर और अनिश्चितता को और बढ़ा दिया। दरअसल इस तरह के बयान और सैन्य गतिविधियां बाजार में पैनिक पैदा करती हैं। जब निवेशकों को लगता है कि हालात और बिगड़ सकते हैं तो वे तेजी से शेयर बेचने लगते हैं और इसका फायदा अक्सर बेयर यानी गिरावट पर दांव लगाने वाले ट्रेडर्स उठाते हैं। इसके साथ ही क्रूड ऑयल की कीमतें भी लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से तेल की सप्लाई प्रभावित होने का डर रहता है और इसी वजह से कीमतें पहले ही $100 के ऊपर जा चुकी हैं। अगर हालात और बिगड़े तो क्रूड ऑयल 110 से $130 तक भी जा सकता है, जो वैश्विक बाजारों के लिए बड़ी चिंता होगी। यही कारण है कि फिलहाल बाजार की नज़र मिडिल ईस्ट की खबरों और खास तौर पर क्रूड ऑयल की कीमतों पर टिकी हुई है। आने वाले 24 से 72 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हफ्ते के अंत में अगर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई होती है तो उसका सीधा असर सोमवार को बाजार खुलते ही देखने को मिल सकता है। वोल्टास लिमिटेड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुंबई में जीएसटी विभाग ने कंपनी के एक परिसर पर जांच शुरू की है। हालांकि कंपनी का कहना है कि ये केवल नियमित जांच का हिस्सा है और इससे उसके बिजनेस या ऑपरेशंस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। खबर के बाद शेयर दबाव में रहा और बीएसई पर करीब 2.60% गिरकर 1,411 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ। जीएमआर एयरपोर्ट्स को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कार्गो टर्मिनल 1 को अपग्रेड और ऑपरेट करने का बड़ा मौका मिला है। कंपनी को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है और ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2036 तक चलेगा, जिससे कंपनी के एयरपोर्ट बिजनेस को लंबी अवधि में मजबूती मिल सकती है। वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब कुछ भारतीय कंपनियों के ऑपरेशंस पर भी दिखने लगा है। सालासार टेक्नो ने बताया कि एलपीजी की सप्लाई में रुकावट आने की वजह से उसके कामकाज पर असर पड़ा है, क्योंकि कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में गैस का इस्तेमाल जरूरी होता है। इस खबर के बाद शेयर में हल्की गिरावट रही और ये करीब 7 रुपये 6 पैसे पर बंद हुआ। सीमेक लिमिटेड को बड़ा ऑर्डर मिला है, जहां कंपनी और सुप्रीम हाइड्रो प्राइवेट के कंसोर्टियम ने ओएनजीसी के साथ लगभग 411 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट में ओएनजीसी के मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल समुद्र सेवक के ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, जिससे कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूती मिलेगी। जिंदल स्टेनलेस ने भी बताया कि वेस्ट एशिया के तनाव का असर उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ रहा है। कंपनी ने कहा कि स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रोपेन, एलपीजी और नेचुरल गैस जैसी इंडस्ट्रियल गैस बहुत ज़रूरी होती है और सप्लाई में दिक्कत के कारण कई प्लांट्स फिलहाल कम क्षमता पर चलाए जा रहे हैं। इस खबर के बाद शेयर में करीब 5% से ज़्यादा की गिरावट आई। सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब फंड हाउस जरूरत पड़ने पर इंट्राडे बोरोइंग कर सकेंगे। आसान भाषा में कहें तो अगर निवेशक अचानक बड़ी मात्रा में पैसे निकालते हैं तो म्यूचुअल फंड उसी दिन थोड़े समय के लिए उधार लेकर भुगतान कर सकते हैं, जिससे निवेशकों को समय पर पैसा मिल सके। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज को तमिलनाडु में हेल्थ केयर फैसिलिटी मैनेजमेंट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी को करीब 364 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें अस्पतालों और मेडिकल सुविधाओं से जुड़े मैनेजमेंट सेवाओं का काम किया जाएगा। कमजोर बाजार के बावजूद एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सुबह ट्रेडिंग के शुरुआती समय में शेयर 3010 रुपए के 52 सप्ताह के निचले स्तर तक चला गया था, लेकिन बाद में भारी वॉल्यूम के साथ इसमें रिकवरी आई और शेयर करीब 13% तक उछल गया।
सिल्वर में पिछले साल आई तेज रैली को लेकर एक रिपोर्ट में दिलचस्प जानकारी सामने आई है। वैलम कैपिटल के मुताबिक 2025 के आखिर में भारतीय रिटेल निवेशकों ने करीब 4.6 अरब डॉलर की खरीदारी ऊंचे दाम पर की थी, लेकिन बाद में कीमत गिरने पर कई निवेशकों को नुकसान उठाकर बाहर निकलना। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर ब्रोकरेज विश्लेषकों का मानना है कि शेयर में अब ज्यादा गिरावट की संभावना कम है। उनका कहना है कि भले ही वैश्विक तनाव कम हो जाए, लेकिन सप्लाई चेन सामान्य होने में समय लगेगा और इससे रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस के मार्जिन मजबूत बने रह सकते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने साफ किया है कि औद्योगिक गैस की सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट उसके प्लांट्स में नहीं आई है। कंपनी ने बताया कि उसके पास तैयार प्रोडक्ट्स का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जिससे बाजार की मांग को आराम से पूरा किया जा सकता है और इसी भरोसे के चलते शेयर में तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल डिवीजन को देश भर के कई राज्य परिवहन उपक्रमों से बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को एमएसआरटीसी, जीएसआरटीसी और केएसआरटीसी समेत कई स्टेट ट्रांसपोर्ट संस्थाओं से 5000 से ज्यादा बस और चेसिस की सप्लाई के ऑर्डर मिले हैं, जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के लिए सकारात्मक खबर मानी जा रही है। अर्बन कंपनी के शेयर 4 दिन की तेजी के बाद हल्की गिरावट में दिखे। हालांकि कोटक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के इंस्टा हेल्प प्लेटफॉर्म पर फरवरी 2026 में रोजाना 50,000 से ज्यादा बुकिंग होने लगी है, लेकिन इस सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा भी तेजी से बढ़ रही है। मुथूट फंड कॉर्प ने फंड जुटाने के लिए एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का दूसरा ट्रेंच लॉन्च किया है। कंपनी का लक्ष्य करीब 600 करोड़ रुपए तक जुटाने का है और ये इशू 13 मार्च से 23 मार्च तक खुला रहेगा, जिसमें निवेशकों को लगभग 8.70% से 9.10% तक का यील्ड ऑफर किया जा रहा है। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस को भी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जहां कंपनी को लगभग 350 करोड़ रुपए का डेटा सेंटर बनाने का ऑर्डर मिला है। कंपनी के मुताबिक ये एआई रेडी और ग्रीन डेटा सेंटर होगा, जो भारत में बढ़ती डिजिटल और क्लाउड सेवाओं की मांग को देखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अगली खबर, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन करीब 1 महीने में लागू हो सकते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि यूके की संसद से इसकी मंजूरी तेजी से मिलने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए मौके खुलेंगे। सरकार चाहती है कि यूके यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ हुए समझौतों का पूरा फायदा उद्योग जगत उठाए। खासतौर पर EFTA समझौते के तहत भारत को करीब 100 अरब डॉलर के विदेशी निवेश यानी FDI का वादा मिला है, जिसे आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अगली खबर, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रह सकती है। एजेंसी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ करीब 7.5% रह सकती है, जिसे मजबूत घरेलू मांग और निवेश का सहारा मिलेगा। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण महंगाई दिसंबर तक लगभग 4.5% तक पहुंच सकती है। वहीं निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने अनुमान में बदलाव किया है। बैंक ने 2026 के लिए महंगाई का अनुमान 3.9% से बढ़ाकर 4.2% कर दिया है और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से घटाकर करीब 6.5% कर दिया है, जिसकी वजह वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव को बताया गया है। केंद्र सरकार वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटने के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि ये फंड एक वित्तीय सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जिससे सरकार को वैश्विक अनिश्चितताओं और खासकर पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के समय अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद मिलेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए संसद से करीब 2.81 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खर्च की मंजूरी भी मांगी है। हालांकि अतिरिक्त राजस्व को शामिल करने के बाद वास्तविक अतिरिक्त नकद खर्च लगभग 2.01 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और सरकार का कहना है कि वित्त वर्ष 26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4% के लक्ष्य के भीतर ही रहेगा। इसके अलावा अतिरिक्त फंड के तहत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। उर्वरक सब्सिडी के लिए लगभग 19,230 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए करीब 23,641 करोड़ रुपए और रक्षा मंत्रालय के लिए लगभग 41,822 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव रखा गया है। अगली खबर, भारत सरकार ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत फिलहाल रोक दी गई है। सरकार ने साफ किया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत लगातार जारी है और लक्ष्य एक ऐसा समझौता करना है जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील को कुछ महीनों के लिए टाल सकता है और टैरिफ पॉलिसी को लेकर वेट एंड वॉच रणनीति अपना सकता है, लेकिन सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत
बातचीत जारी है। इस बीच अमेरिका की ओर से करीब 60 देशों के खिलाफ ट्रेड प्रैक्टिस की जांच भी शुरू की गई है, जिनमें भारत भी शामिल है। ये जांच खासतौर पर आयात ने फोर्स्ड लेबर और इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी जैसे मुद्दों पर केंद्रित है और इसके आधार पर भविष्य में नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अगर ये जांच आगे बढ़ती है तो अमेरिका की ओर से भारत समेत कई बड़े ट्रेड पार्टनर्स पर नए टैरिफ लगाने की संभावना बन सकती है। ऐसे में भारत फिलहाल स्थिति को ध्यान से देखते हुए अपनी रणनीति तय कर रहा है ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी व्यापार समझौते में देश के हित सुरक्षित रह सकें। रुपए में लगातार कमजोरी को देखते हुए ये चर्चा बढ़ रही है कि क्या सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर से पुराने उपायों का सहारा ले सकते हैं। पहले भी रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स, मिलेनियम इंडिया बॉन्ड्स और 2013 की डॉलर स्वैप स्कीम जैसी योजनाओं के जरिए डॉलर जुटाकर रुपए को स्थिर करने की कोशिश की गई थी। हालांकि फिलहाल भारत की स्थिति पहले की तुलना में काफी मजबूत मानी जा रही है। देश के पास लगभग 728 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है और फॉरवर्ड सेल्स को हटाने के बाद भी करीब 660 अरब डॉलर का रिजर्व बचता है, जो लगभग 8 से 9 महीनों के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। रुपए की मौजूदा कमजोरी का बड़ा कारण विदेशी निवेश का बाहर जाना बताया जा रहा है। पिछले कई सालों तक भारत में लगातार मजबूत विदेशी निवेश आता रहा, लेकिन हाल के समय में ये काफी कम हो गया है और कारोबारी साल 25 में ये घटकर करीब 17 अरब डॉलर रह गया, जबकि कारोबारी साल 26 में ये लगभग शून्य के करीब पहुंच गया है। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार का अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन और सोने की बढ़ती मांग भी रुपए पर दबाव बढ़ा रही है। हाल के महीनों में गोल्ड ETF में निवेश बढ़ने से सोने का आयात ज्यादा हुआ है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ी और व्यापार घाटा भी बढ़ गया। हालांकि फिलहाल स्थिति चिंताजनक नहीं मानी जा रही, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार और RBI ऐसी योजनाएं फिर से ला सकते हैं। अगली खबर, केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए प्रेस नोट 3 में ढील देने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिससे भारत की सीमा से जुड़े देशों, खासकर चीन की कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर बनने का रास्ता आसान हो सकता है। नए नियम के मुताबिक अगर पड़ोसी देशों से आने वाला निवेश 10% तक है और कंपनी पर उसका कंट्रोल नहीं होगा, तो ऐसे निवेश को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी मिल सकती है। पहले इन देशों से आने वाले हर निवेश के लिए सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी होती थी, लेकिन अब कुछ सेक्टर में प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने की कोशिश की गई है। इस फैसले से खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कैपिटल गुड्स सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीनी कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और कम लागत में निर्माण का अनुभव है, जिससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इस बदलाव के बाद कई रुके हुए निवेश प्रोजेक्ट्स को भी रफ्तार मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज को हाल ही में चीनी कंपनी HKC ओवरसीज के साथ जॉइंट वेंचर की मंजूरी मिली है, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले मॉड्यूल भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे भारत की भूमिका ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में और मजबूत हो सकती है।